नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां आपको दिखाएंगे दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर एक अहम तस्वीर। लेकिन सबसे पहले बात उन खबरों की करते हैं जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रहेगी। पहली खबर के बारे में आपको बताती हूँ। खबर यह है कि अमेरिका जंग के पहले से ही ईरान की कट्टरपंथी व्यवस्था के खिलाफ अमेरिका रहा है। ऐसा नहीं है कि जंग शुरू इसलिए की गई थी क्योंकि परमाणु हथियारों को हटाना था। सबसे पहले शुरुआत कट्टरपंथी व्यवस्था को लेकर के ही अमेरिका ने की थी और अमेरिका का मकसद ईरान में तख्ता पलट भी रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को उस मकसद में कामयाबी बिल्कुल हाथ नहीं लगी। हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका को उसी कट्टरपंथी व्यवस्था की सुरक्षा में लगी IRGC से बातचीत करने को मजबूर होना पड़ रहा है। करीब 40 दिन की जंग के बाद ही अमेरिका ने IRGC से संपर्क साधना शुरू किया था और बातचीत भी हो जाती, लेकिन ईरान ज्यादा भरोसा नहीं कर पाया। इतना जरूर है कि ट्रंप को ईरान की उसी कट्टरपंथी व्यवस्था ने झुका दिया है जिसका वो कभी विरोध किया करते थे। दूसरी खबर, ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी संगठन ही है, जिनके दम पर ईरान कभी भी और कहीं भी जंग शुरू कर सकता है। और यही वजह है कि समझौते के लिए भी ईरान की एक शर्त हमेशा से रही कि सभी मोर्चों पर जंग एक साथ रुकनी चाहिए। लेकिन इजराइल ना तो गाजा में थमा, ना लेबनान में उसने अपने हमले रोके हैं। गाजा में ट्रंप के पीस प्लान को इजराइल ने स्वीकार तो किया, लेकिन अब वो गाजा से सेना वापस बुलाने के पक्ष में कतई नजर नहीं आते। आज हम आपको इजराइल के एक्शन और उसके परिणामों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं तीसरी खबर यूरोप से जुड़ी हुई है, जहां बीते 4 साल से जंग चल रही है और ये जंग अब और ज्यादा भीषण होती जा रही है क्योंकि अमेरिका जैसे किरदार इसे बुझने ही नहीं देना चाहते, साग को और भड़काना चाहते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप शांति की बात करते हैं, दोनों देशों के बीच समझौता कराने की बातचीत कहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जानकारी मिलती है कि यूक्रेन की सेना को मदद भी अमेरिका ही दे रहा है। आज हम आपको ट्रंप के डबल गेम और उस पर रूस के रिएक्शन के बारे में भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की अहम खबर। और खबर यह है कि सऊदी समर्थक यमनी नेशनल रेजिस्टेंस का हूतियों पर हमला देखने को मिला है। हूतियों के ठिकानों और हथियार डिपो पर हमले का दावा किया गया है। सऊदी के जो समर्थक हैं, ये खबर है कि सऊदी के समर्थकों ने यमन के यमनी नेशनल रेजिस्टेंस के हूतियों पर हमला कर दिया और हूतियों के ठिकानों पर हथियार डिपो पर भी हमला किया गया। हमले का दावा है। यमनी नेशनल रेजिस्टेंस ने इसकी तस्वीरें भी जारी कर दी है। दरअसल यमनी नेशनल रेजिस्टेंस सऊदी का समर्थक है और ये हूतियों पर अटैक करते जा रहा है। हूती भी कहीं और से नहीं आते, यमन से ही आते हैं, लेकिन यमन सरकार इनका खुलकर के विरोध करती है, इन्हें सपोर्ट नहीं करती है। और अभी भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, जहां पर यमनी के द्वारा ये हमला किया गया है और इस सब में हूतियों का हथियार डिपो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये हूतियों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया गया, उन्हें बहुत बड़ी चोट दी गई है, एक बहुत बड़ा हमला करके। सऊदी के समर्थन में भी बहुत सारे ग्रुप्स इसी तरीके से उतर करके हमला कर रहे हैं, लेकिन हूती कहां रुकने वाले हैं। वहीं एक और खबर आपको बता देती हूँ इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ना तो शांति हो रही हो, ना ही शांति आने वाले वक्त में नजर आती है। अब खबर यह है कि ईरान की अमेरिका को चेतावनी सामने आ गई है। ईरान अमेरिका एक दूसरे को बार बार चेतावनी जारी करते रहते हैं। इस बार ईरान कह रहा है कि वार्ता प्रक्रिया में यूएस को अमेरिका को गंभीरता दिखाना चाहिए। हॉर्मुज से नेवल ब्लॉकेड को उन्हें सबसे पहले खत्म करना चाहिए और मध्यस्थ देशों के जरिए मैसेज भेजा गया है। मैसेज तो भेज दिया गया है, लेकिन अमेरिका अपने पर ही अड़ा रहता है। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी बयान देकर के चले जाते हैं और उसके बाद ईरान उसका खंडन करते रहता है और इस सब की वजह से ये युद्ध और ज्यादा खिंचते हुए नजर आता है। अब ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को समझाइश भेजी है कि पहले तो आप बातचीत करने के लिए थोड़ी सी गंभीरता दिखाइए, हॉर्मुज से अपना नेवल ब्लॉकेड हटाइए और उसके बाद हम बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच में करारनामा था बीते हुए कल तक का और उसके बाद माना यह जा रहा था कि कभी भी युद्ध भड़क सकता है। वही ईरान का यूएई के तेल टैंकर पर एक्शन देखने को मिला है। ईरान की तरफ से ये तेल टैंकर पर एक्शन लिया गया है। केश्म द्वीप के पास टैंकर को जब्त किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के दौरान ये कार्रवाई की गई है। ईरान का आदेश नहीं मानने का आरोप लगा है और तय रास्ते पर नहीं चलने, सर्विस फीस नहीं देने और इजाजत नहीं लेने का भी आरोप उन पर लगा है। वहीं लाल सागर की अगर बात करूं तो हूती विद्रोहियों ने वहां पर हमला करना शुरू कर दिया है।
सऊदी सैन्य जहाज और 4 एस्कॉर्ट नावों पर हमले की खबरें मिल रही हैं। लैंडिंग शिप में भीषण आग लगने का दावा किया जा रहा है। कुछ एस्कॉर्ट नावों के डूबे जाने की भी खबरें हैं। यमन के उत्तर पूर्वी मारिब में ड्रोन अटैक का भी दावा इस दौरान कर दिया गया है। हूती अच्छा खासा खेल खराब कर रहे हैं, सऊदी अरब का भी और मिडिल ईस्ट का भी। अब लाल सागर में उन्होंने सब कुछ बिखेरना शुरू कर दिया और पहले भी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर ये युद्ध सऊदी के साथ उनका और ज्यादा बढ़ता है तो लाल सागर को बंद कर देंगे, बाबल मंडेब को बंद कर देंगे। अब लाल सागर में हूती विद्रोही सऊदी सैन्य जहाज पर हमला करते हैं, 4 एस्कॉर्ट नावों पर हमला करते हैं, लैंडिंग शिप में भीषण आग लगती है और कुछ एस्कॉर्ट नावों के भी डूब जाने की खबरें हैं, क्योंकि वहां से निकलने के लिए एस्कॉर्ट की आवश्यकता है, उसके बिना आप नहीं निकल सकते। हूती कभी भी अटैक कर देंगे और हूतियों ने अटैक किया और ड्रोन अटैक भी कर दिया है। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के संबंधों से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है कि 23 सितंबर को अमेरिका जाएंगे शी जिनपिंग। 24 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कारोबार, ताइवान, ईरान, एआई के मुद्दे पर बातचीत की उम्मीदें हैं। अब आपको याद होगा कि एक लंबे वक्त के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना के दौरे पर थे और इसी तरीके से एक लंबे वक्त के बाद 1 दशक के बाद चीन के राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। दोनों देश बहुत प्रयास कर रहे हैं कि अपने संबंधों को सुधार लें, अपने संबंधों को मजबूत कर लें, लेकिन जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करने के लिए शी जिनपिंग से गए थे तो शी जिनपिंग का रुख एकदम स्पष्ट और अलग था कि ईरान का भी समर्थन करेंगे, रशिया का भी समर्थन करेंगे और अमेरिका उसे नहीं रोक सकता है और ताइवान पर वो किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं। लेकिन इस बार जब वो जाएंगे अमेरिका तो देखना होगा कि उनका रुख क्या बदलता है। वहीं अमेरिका ने जंग में जो भी मानक तय करने का प्रयास किया वो सभी खुद उसने तोड़ दिए। अमेरिका ने ईरान का तख्ता पलट करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर वो नाकाम रहा और ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने की कोशिश अब किनारे हो चुकी है। मुस्तफा का ट्रंप कभी मजाक बनाते थे और आज ये कहा जाता है कि वो ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका उसी मुस्तफा की फौज के सामने हाथ बांधे हुए खड़े नजर आ रहे हैं और उन्हीं मुस्तफा से वो बातचीत करने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं जिन्हें कभी उनकी तरफ से बैन किया गया था। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जिस व्यवस्था को हल्के में लिया, आज वही कट्टरपंथी व्यवस्था अमेरिका की बर्बादी की वजह बनती जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में तख्ता पलट चाहते थे। पिछले साल हुए विद्रोह को अमेरिका ने सपोर्ट किया। ईरान पर विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाया। ईरान ने इंटरनेट पर रोक लगाई तो खबर है कि CIA और मोसाद ने विद्रोहियों के हाथों में स्टार लिंक टर्मिनल्स तक पहुंचा दिया। अमेरिका को उम्मीद थी कि जैसे ही सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर सामने आएगी, ईरान के लोग अमेरिकी सेना का स्वागत करेंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। ईरान के लोग एक हो गए और अमेरिका इजराइल के सामने ताल ठोकते हुए मैदान जंग में उतर आए। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को तेहरान में किए गए हमलों की पहली ही वार में आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ ही कई टॉप नेताओं और कमांडरों को मार गिराया। लेकिन ईरान ने आयतुल्लाह अली खामनेई को अपना नेता चुना और उनके नेतृत्व में ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका और इजराइल के साथ ही उनके सहयोगी मुल्क भी हिल गए। तेल बेच-बेचकर अमीर हुए खाड़ी देश ईरान की मिसाइलों के वार से कराहने लगे। पर्यटकों के ऐशगाह बने खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर आग बरसने लगी। हालात ऐसे हो गए कि तेल और गैस का कारोबार तो मुसीबत में पड़ गया। खाड़ी देशों में जरूरी सामानों की भी किल्लत बढ़ गई। अमेरिका ने खाड़ी के सहयोगियों को सुरक्षा का वादा तो किया था, अपने हाईटेक डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए थे, लेकिन ईरान की मिसाइलों और सस्ते ड्रोन के आगे ये सभी इंतजाम नाकाफी साबित हुए।
ईरान के ड्रोन ने अमेरिका के हाईटेक डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बर्बाद की और सिस्टम को भी तबाह किया। अमेरिका को तो इतना समझ में आ गया कि ईरान में कट्टरपंथी व्यवस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं और सुप्रीम लीडर का ईरान में कितना सम्मान होता है। सुप्रीम लीडर को सीधे रिपोर्ट करने वाली IRGC का कद ईरान की सेना से भी कहीं ज्यादा होता है। शायद जंग के दौरान अमेरिका को ईरान में सुप्रीम लीडर और IRGC के कद का अंदाजा हो गया था और शायद यही वजह रही कि ट्रंप ने सीधे IRGC से बात करने का फैसला कर लिया। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने IRGC से सीधे संपर्क की कोशिश की। इसके लिए इराकी कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति नेचिरवान बरजानी ने अमेरिका और ईरान के बीच सीक्रेट लिंक का काम किया। बताया जा रहा है कि IRGC ने भी बातचीत के जरिए संकट सुलझाने का समर्थन किया। खबरों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और समझौते तक पहुंचने की कोशिशों के दौरान ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा सीक्रेट बैक चैनल तैयार किया जिसकी जानकारी अब सामने आ रही है। ईरान के पलटवार से तड़पते अमेरिका को मई के बीच में ही शक होने लगा था कि ईरान की ओर से बातचीत कर रहे लोगों के पास वास्तव में IRGC के फैसलों पर पूरा कंट्रोल नहीं है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने सीधे IRGC की लीडरशिप तक पहुंच बनाने की कोशिश की। इस सीक्रेट कनेक्शन के लिए ट्रंप प्रशासन ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति नेचिरवान बरजानी को चुना, जिनके पास अमेरिका और ईरान का भरोसा हासिल होने के साथ ईरान के बड़े अधिकारियों से पुराने निजी रिश्ते भी रहे थे। वो ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान में रहे थे और तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। उन्हें फारसी भाषा की भी अच्छी समझ थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तत्कालीन अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड ने बरजानी से फोन पर बात की। बताया गया कि ये कॉल राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस की मंजूरी से की गई थी। गैबर्ड ने बरजानी से कहा कि अमेरिका ये जानना चाहता है कि ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जिस समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, क्या IRGC भी उसके साथ है या उसकी अपनी कोई अलग मांग है। बताया जा रहा है कि बरजानी ने IRGC के संपर्कों से बात की और सीधे जनरल अहमद वाहिदी से बातचीत की मांग रखी, जिसके बाद IRGC का एक अधिकारी एरबिल में बरजानी के ऑफिस पहुंचा और फोन के जरिए सुरक्षित बातचीत कराई। बरजानी ने वाहिदी से पूछा कि क्या वो ईरानी वार्ताकारों के साथ है। जानकारी के मुताबिक जवाब में वाहिदी ने कथित तौर पर कहा कि वो बातचीत का पूरा समर्थन करते हैं और IRGC भी संकट का हल बातचीत के जरिए चाहता है। जिसके बाद बरजानी ने गैबार्ड को पूरी जानकारी दी और अमेरिकी प्रशासन को ईरान की स्थिति के बारे में बताया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने एरबिल में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच सीक्रेट मीटिंग कराने का प्रस्ताव भी रखा। हालांकि सुरक्षा कारणों से ये वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। माना जा रहा है कि ईरानी पक्ष को डर था कि मोसाद का इराकी कुर्दिस्तान में मजबूत नेटवर्क है और वहां उसके अधिकारियों को निशाना बनाया जा सकता है। ये वाकया बताने के लिए काफी है कि ईरान में IRGC की क्या हैसियत है।
मुज्तबा को सीधे रिपोर्ट करने वाली IRGC का आज देश के लगभग हर फैसले पर प्रभाव दिखता है। जंग के आगाज के बाद से मुज्तबा को ना तो किसी ने देखा और ना ही सुना। उनका सिर्फ एक 12 सेकंड का वीडियो सामने आया। इसके अलावा उनके लिखित संदेश ही आते रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी मान चुके हैं कि मुज्तबा से मुलाकात करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें जिस शख्स से मिलवाया गया वो मुज्तबा था या नहीं वो कह नहीं सकते। हालांकि बाद में उन्होंने मुज्तबा से मुलाकात करने और उनसे मार्गदर्शन करने का भी दावा किया, लेकिन उनके बयान को देश में कट्टरपंथी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच बढ़ती दूरी की खबरों को थामने का एक जरिया माना गया। कुछ ही दिन पहले मुज्तबा की ओर से IRGC के अहम पदों पर नई नियुक्तियां की गई। माना गया कि इस दौरान अहम पदों पर कट्टरपंथी और अनुभवी लोगों को प्रमुखता दी गई। IRGC लगातार ये दावा करती रही कि ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा और ट्रंप को इस बात का अंदाजा है कि ईरान में फिलहाल IRGC के सर्वोच्च संस्था बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ईरान के साथ बैक चैनल से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की IRGC के अधिकारियों के साथ संपर्क का एक अलग माध्यम मौजूद है। हालांकि ट्रंप ने ये भी साफ किया कि वो किसी समझौते को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। उनका कहना है कि बातचीत चल रही है, लेकिन अमेरिका अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ट्रंप को यह अंदाजा बहुत पहले ही हो चुका था कि ईरान में जंग हो या समझौता, किसी भी मुद्दे पर IRGC का ही फैसला सबसे ऊपर होगा। और शायद यही वजह है कि अमेरिका जिस कट्टरपंथी व्यवस्था का विरोध करता रहा, आज उसी कट्टरपंथी व्यवस्था की हिफाजत करने वाली IRGC के आगे सरेंडर करता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। गाजा में शांति व्यवस्था से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी का दावा है कि हमास का हथियार छोड़ने और सैन्य एक्टिविटी रोकने का वादा है। हमास हमला करता है तो इजराइल के पास आत्मरक्षा का हक है। हमास के हथियार रखने तक पीछे IDF नहीं हटेगी, ये बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कह दिया गया है। एक तरफ जेरेड कुशनर लगातार बातचीत कर रहे हैं हमास के नेताओं से और ये कोशिश करने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वापस शांति व्यवस्था बहाल करवाई जाए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ गाजा के पूर्वी और उत्तरी इलाकों पर इजरायली डिफेंस फोर्स का हमला देखने को मिला। सुजैया इलाके में इजरायली आर्टिलरी का अटैक देखने को मिला। कई स्थानीय लोगों के भी घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। तो अभी भी एक तरफ कोशिशें हो रही है कि किसी तरीके से हमास को और वहां पर रहने वाले लोगों को येलो लाइन से दूसरी तरफ भेज दिया जाए ताकि वहां पर बिल्टअप का कार्य शुरू हो सके, लेकिन गाजा के पूर्वी और उत्तरी इलाके इजरायली डिफेंस फोर्स दहलाते हुए नजर आ रही है। शुजैया इलाके में इजरायली आर्टिलरी का अटैक देखने को मिला और कई स्थानीय लोगों के घायल होने की खबरें हैं। तस्वीरें भी लगातार गाजा से सामने आती रहती हैं। बहुत छोटा सा स्थान है गाजा। कहा गया था कि जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमास ने इस युद्ध को और आगे बढ़ाया। अमेरिकी सेना की मुश्किलों से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देती हूं, जहां 4 दिन तक समंदर में बिना बिजली के USS बेनफोल्ड रहा है। पीने का पानी नहीं, खाने और एयर कंडीशनिंग की जो सुविधा है उसमें भी परेशानी हुई। USS जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ USS बेनफोल्ड भी चल रहा था। जनरेटर में खराबी आई जिसकी वजह से परेशानियां लगातार बढ़ गई हैं। इसके पहले हमने आपको USS जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में बताया था और उसकी जगह USS लिंकन की तैनाती की गई, लेकिन अब ऐसी ही खबरें USS बेनफोल्ड को लेकर के आ रही हैं, जहां पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। खाने और इसके साथ एयर कंडीशनिंग की जो सुविधा होती है उसे लेकर के भी परेशानियों का सामना यहां पर तैनात जवानों को करना पड़ रहा है। एक लंबे वक्त से इनकी तैनाती है। नियम ये कहते हैं कि सिर्फ 6 महीने तक किसी भी जहाज को समंदर में ले जा करके उस पर तैनात सैनिकों को रखा जा सकता है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा वक्त अब ये समंदर में तैनात हैं मिडिल ईस्ट के इस युद्ध की वजह से। मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की दिशा में इजराइल की आक्रामकता एक बड़ा रोड़ा साबित हो रही है।
इजरायली सेना लगातार ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ हमले कर रही है, जिससे ईरान का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो गाजा से सेना बुलाने के पक्ष में फिलहाल नहीं है। तारीख 7 अक्टूबर 2023। मिडिल ईस्ट के इतिहास में इस दिन ऐसी तबाही का आगाज हुआ जो अब तक थमती नहीं दिख रही है। इजराइल में हमास के आतंकियों ने हमला किया। हमास के आतंकी समंदर, हवा और जमीन के रास्ते इजराइल की जमीन पर उतरे। इन लोगों ने जबरदस्त कत्लेआम मचाया। इन हमलों में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। वापस लौटते समय हमास के आतंकी करीब 250 लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए। जिसके बाद इजरायली सेना ने कार्रवाई शुरू की। गाजा में इजरायल के जवानों ने चुन चुन कर हमास के लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। आईडीएफ ने गाजा में हमास के टनल नेटवर्क को खत्म करने का भरपूर प्रयास किया। इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा। इजरायल की कार्रवाई में हमास के कई वरिष्ठ कमांडर्स मारे गए, जिनमें इस्माइल हानिया जैसे लोग भी शामिल थे। हालांकि लगभग 3 साल तक लगातार तबाही झेलने के बाद अब गाजा के लोग भी शांति की मांग कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी गाजा में शांति स्थापित कराने की कोशिश में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के लिए पीस प्लान पेश किया, जिसके तहत गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी सरकार को सौंपा जाना है और सुरक्षा की व्यवस्था इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंपी जानी है। लेकिन इसके बीच में एक बड़ा रोड़ा बन रहा है, इजरायल और हमास का अड़ियल रोड। दरअसल पीस प्लान को पूरी तरह जमीन पर उतारने के लिए जरूरी है कि हमास अपने हथियार रखे और इजराइल की सेना गाजा से लौट जाए। अमेरिका लगातार गाजा में शांति स्थापित करने की कोशिशों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और दामाद जेरेड कुशनर ने हमास के नेताओं से बात की और फिर यरूशलेम का दौरा किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। जेरेड कुशनर ने यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल इस बात पर अड़ा हुआ है कि पहले हमास हथियार रखे, उसके बाद ही गाजा से इजरायली जवानों की वापसी हो। बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं छोड़ देता और गाजा से सेना हटा नहीं देता, तब तक आईडीएफ पीछे नहीं हटेगी। या यूं कह लें कि हर हथियार और सुरंग हटानी होगी। बोर्ड का कहना है कि हमास ने अपने हथियार छोड़ने और सैन्य कार्रवाई रोकने का वादा किया है।
बोर्ड ऑफ पीस का मानना है कि अगर हमास हमला करता है या फिर से हथियार रखने की कोशिश करता है तो इजराइल के पास कार्रवाई करने का अधिकार होगा। यानी अब 2 टीमें बनाई जा रही हैं, एक हथियार हटाने और सुरक्षा संभालने के लिए और दूसरी गाजा में पानी, सफाई और दूसरी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए। रिपोर्ट्स के अनुसार जेरेड कुशनर चाहते हैं कि इजराइल हथियार खत्म करने से पहले हमास को टेस्ट करे। कुशनर का मानना है कि हमास गाजा की फिलिस्तीनी सरकार को हथियार सौंप दे, जो उन्हें खत्म करने के लिए एक इंटरनेशनल फोर्स को देंगे। हालांकि इजरायली हमलों को लेकर अभी भी बड़ी असहमति है। रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू को यकीन नहीं है कि हमास सच में अपने हथियार छोड़ देगा। कुशनर ने काहिरा में हमास प्रमुख खलील अल हैया से मुलाकात की। क्षेत्रीय अधिकारी और हमास के एक अधिकारी के अनुसार बैठक में हमास के हथियार छोड़ने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इजिप्ट, कतर और तुर्की जैसे मध्यस्थ देशों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। हमास के अनुसार संगठन ने मांग की है कि इजराइल गाजा पर अपने हमले रोके और समझौते को लागू करने की शुरुआत से पहले येलो लाइन तक अपनी सेना वापस बुलाए। कुशनर ने इजिप्ट में हमास नेता के साथ भी करीब 2 घंटे की बैठक की। हमास का कहना है कि उसने मसौदे को स्वीकार कर लिया है, जिसमें हथियार छोड़ने का प्रावधान भी शामिल है। संगठन मध्यस्थों और अमेरिका की ओर से बनाए गए शांति बोर्ड से इजराइल को योजना पर सहमत होने के लिए मजबूर करने की अपील कर रहा है। फिलहाल इजरायली सैनिक गाजा पट्टी के करीब 60% हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। नेतन्याहू पहले भी गाजा के और बड़े हिस्से पर नियंत्रण करने की धमकी दे चुके हैं। मई में नेतन्याहू ने कहा था कि अगला कदम गाजा के 70% हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करना होगा और इजराइल हर दिशा से हमास पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा। गाजा सिर्फ इलाका ही नहीं, आज मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने का एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। ईरान मांग कर चुका है कि गाजा में इजराइल को हमले रोकने होंगे, हालांकि इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ईरान का गुस्सा भड़क सकता है और अगर ऐसा होता है तो यकीनन मिडिल ईस्ट में पूर्ण शांति स्थापित करना आसान नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब बात करेंगे यूरोप की। यूक्रेन के हमलों से रूस के राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के अहम ठिकानों पर भीषण हमले करना शुरू कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच में अमेरिका की भूमिका बेहद संदिग्ध नजर आ रही है। अब कैसे अमेरिका संदिग्ध भूमिका में है यूरोप की इस क्रांति में, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूक्रेन की सेना लगातार रूसी ठिकानों पर बमबारी कर रही है, जिससे रूस का गुस्सा भड़का और रूसी सेना ने पलटवार करते हुए यूक्रेन के ओडेसा और इस्माइल बंदरगाहों पर हवाई हमले किए, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचने की खबर है कि रूसी हमले से दोनों बंदरगाहों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस की ओर से दावा किया गया कि उसने पश्चिमी देशों से हथियार लेकर आए जहाजों और उनके गोदामों को निशाना बनाया। रूस ने जमीनी लड़ाई में यूक्रेन के 2 और ठिकानों पर कब्जे का दावा किया। इनमें से एक ठिकाना ज़ोपोरिजिया क्षेत्र का है और दूसरा डोनेस्क क्षेत्र का है। रूसी हमलों से यूक्रेन की मिलिट्री इंडस्ट्री को भारी नुकसान की खबर है। बताया जा रहा है कि रूस लगातार हमलों का दायरा बढ़ा रहा है। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल यूक्रेन में एक अहम स्टील प्लांट, कीव में ड्रोन फैक्ट्रीज और ब्लैक सी में समुद्री लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि रूस के हमले में आर्सेलरमित्तल के क्रिवॉय रोग स्टील प्लांट के बंद होने से बख्तरबंद गाड़ियों, आर्टिलरी सपोर्ट इक्विपमेंट और रोल स्टील की जरूरत वाले दूसरे सिस्टम जैसे हथियारों की प्रोडक्शन साइकिल और डेवलपमेंट की स्पीड पर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका सीधा प्रभाव यूक्रेन के साथ ही यूरोप पर भी देखने को मिल सकता है। रूस सेना ने यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग पर लगातार हमले किए।
इसके अलावा राजधानी कीव में यूक्रेन के फायर पॉइंट ड्रोन प्लांट पर कोऑर्डिनेटेड हमले किए गए। उधर यूक्रेन की सेना के रूस पर भीषण हमले जारी हैं। राजधानी मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन ने भारी तबाही मचाई। दावा किया जा रहा है कि रूस के डिफेंस सिस्टम ड्रोन को पहले ही रोक तो रहे हैं, लेकिन ड्रोन का मलबा और एयर डिफेंस की मिसाइल्स कुछ इमारतों से टकराएं, जिससे उन्हें कुछ नुकसान पहुंचने की खबर है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के रुख को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार शांति की वकालत करते हैं, लेकिन खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है। खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को रूसी सेना और रूस के अंदर एनर्जी साइट्स पर हमले के लिए टारगेट करने में मदद कर रही है। माना जा रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन एक दूसरे को लगातार मदद कर रहे हैं। केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि यूक्रेन भी खुफिया जानकारी शेयर कर रहा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के ईरान को सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भेजने के सबूत शामिल हैं। इस बीच रूस ने चेतावनी दी है कि तुर्की के यूक्रेन को अमेरिकी हथियार ट्रांसफर करने की योजना से रूस के साथ तुर्की और अमेरिका के रिश्तों को गंभीर नुकसान होगा। बताया जा रहा है कि तुर्की से यूक्रेन को 12M270 MLRS लॉन्चर, 70 ATA-CMS मिसाइल्स और हजारों क्लस्टर एमिनेशन राउंड ट्रांसफर किए जाने हैं। खबर है कि अमेरिका इस डील को मंजूरी देने के लिए तैयार है। उधर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स में सैटेलाइट इमेजरी और लीक हुए डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल करके दावा किया गया है कि रूस ने बेलारूस और यूक्रेन के साथ अपने बॉर्डर के पास 59 लॉन्च रेल के साथ 10 नए ड्रोन बेस बनाए हैं। साथ ही कुछ जगहों पर पहले से ही पोलैंड तक पहुंचने में सक्षम लंबी दूरी के ड्रोन तैनात हैं, जिससे ये चिंता बढ़ रही है कि मॉस्को नेटो के इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा पहुंचा सकता है। कई का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा रहा है और रूस अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। साफ है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी थमता नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई भी पक्ष समझौता करने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस के हमलों से यूक्रेन की सेना की टेंशन बढ़ गई है। सेंट्रल यूक्रेन के स्टील प्लांट कीव में ड्रोन अटैक किया गया, फैक्ट्रियों पर हमला किया गया। काला सागर में समुद्री लॉजिस्टिक्स पर भी अटैक किया गया है। एक के बाद एक ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। रूस के जो हमले हुए हैं वो यूक्रेन की सेना की वजह से हुए हैं। यूक्रेन की सेना ने उनकी मुश्किलें बढ़ा करके रखी हैं। सेंट्रल यूक्रेन के स्टील प्लांट कीव में ड्रोन से अटैक कर दिया गया है। ये रशिया की तरफ से किया गया है, लेकिन इसी तरह से यूक्रेन भी तो उनकी टेंशन को बढ़ा रहा है। रशिया पर लगातार 800 से ज्यादा एक बार में उन्होंने हमले कर दिए, एक बार में उन्होंने ड्रोन दाग दिए। तो ये थी खबरें आज के विस्फोट में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।